हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास बायोलॉजी की। पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा जनन रिप्रोडक्शन। जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन के बारे में जानने से पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि प्रत्येक जीव एक निश्चित समय अंतराल के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो जो निश्चित समय अंतराल होता है, चाहे वो किसी भी जाति का जीव हो, चाहे वो आप जंतु में ले लें या पेड़ पौधों में ले लें, तो जंतुओं और पादपों में जो भी होता है उसका एक निश्चित समय काल होता है जिसे हम कहते हैं जीवन अवधि। ठीक है, लाइफ पीरियड होता है। उसका कितना होता है वो एक जाति के अनुसार होता है। जैसे मक्का की फसल होती है तो उसका एक समय होता है 2-3 महीने में। उसके बाद क्या होता है, अपने पीछे कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी पौधा हो वो अपने लाइफ टाइम के बाद में, एक परिपक्व अवस्था आने के बाद में, जब उसका विनाश होने का समय आ जाता है इस धरती से, वो गायब हो, जब चला जाएगा वो पौधा, तो अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है, अपनी संतानों को। जब वो अपनी संतानों को छोड़कर गया तो उसने संतानें कैसे उत्पन्न की थी या उन संतानों का कैसे जन्म हुआ था। तो जन्म होते रहते हैं। एक पौधा या कोई भी जीव जंतु अपनी संतानों को छोड़कर गया तो एक निश्चित काल के बाद उन संतानों की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो भी अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, अपनी संतानों को। तो ये जो जीवन की निरंतरता बनी रहती है, इसी को उसको कहते हैं जीवन का स्थायित्व या पीढ़ी की निरंतरता। पीढ़ियाँ जो समय समय पर बढ़ी रहती हैं। बहुत सी ऐसी पीढ़ियाँ होती हैं जो अनिश्चित काल के लिए नहीं रहती हैं। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि बहुत से पक्षी या प्रजातियां हैं कि इस समय में आपने नहीं देख रहे हैं। जैसे जुरासिक समय काल में जो डायनासोर की प्रजाति थी तो वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक थी। लेकिन एक समय पर ऐसा आया कि उनमें एक भयंकर बीमारी उत्पन्न हुई और वो नष्ट हो गई समय के साथ में, क्योंकि वो एक बहुत ही विशालकाय प्रजाति के जंतु थे, लेकिन वो नष्ट हो गए। जिन प्रजातियों में जनन या कोई बाहरी जनन क्षमता कम हो जाती है, कोई बाहरी शक्ति उनको प्रभावित करने लगती है, तो वो प्रजातियां ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसी प्रजातियों की जो निरंतरता बनी रहती है, जैसे मनुष्य इस धरती पर कैसे आया और तब से इसकी निरंतरता बनी हुई है। जैसे आप धरती पर आए, आपसे पहले आपके पापा, फिर उनके पापा के पापा, उन्होंने क्या किया, अपना स्थायित्व बनाने के लिए, धरती पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए क्या किया, संतानों को उत्पन्न किया। वो तो चले गए, परलोक सिधार गए, लेकिन अपने पीछे अपनी संतानों को छोड़ गए। किस क्रिया विधि द्वारा उन्होंने संतानों को उत्पन्न किया, जनन क्रिया। तो हमारा पहला चैप्टर होगा जनन क्रिया। जैसे हम देख लेते हैं, कुछ पौधे हैं, कुछ जंतु हैं जिनमें लाइफ टाइम जो जीवन अवधि होती है उनका बहुत ही अंतर होता है। जैसे नीम का पेड़ ले लें और बरगद का पेड़ ले लें। नीम के पेड़ की जो जीवन अवधि है वो बरगद के पेड़ से बहुत कम होती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद में दोनों पौधों की मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि जो जीव अपने पीछे अपनी संतानों को छोड़कर गए थे वो क्रिया क्या कहलाती है, वो जनन कहलाती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि आप अच्छा सा रोजगार चलाएं। रोजगार चलाएंगे तो आपकी शादी कराई जाएगी, शादी कराने के बाद में आपकी संतानें उत्पन्न होंगी। क्या संतानें उत्पन्न करना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने पीछे अपना नाम, अपना वंश छोड़कर
जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके बाद आपको कोई याद ना करने वाला हो। और जब आप अपने पीछे अपना वंश या जाति के कुछ लोग छोड़कर जाना चाहते हैं तो वह निरंतरता कहलाती है। और पृथ्वी पर जिन जीवों की निरंतरता बनी रहती है उनका ही वर्चस्व और स्थायित्व कायम रहता है। और जो प्रजातियां जीवों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है या उन्हें कोई बाहरी कारक प्रभावित करने लगता है, उनका स्थायित्व खत्म हो जाता है और वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर संकट आने के कारण प्रजातियां वो विलुप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ क्रियाएं नहीं की थी, जनन जैसी क्रियाएं नहीं की थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जनन। जनन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव, जंतु एवं पादप, पृथ्वी पर जो भी यहाँ पर जीव पाया जाता है, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप, सृष्टि, ठीक है, सृष्टि जो हमारी सृष्टि रचयिता, जो हमारे गॉड भगवान अल्लाह ने जो भी रच दिया है, इस सृष्टि पर अपना स्थायित्व हम बने रहें, हमारी आने वाली संतानें भी बनी रहें, बनाए रखने के लिए जनन करके संतानें उत्पन्न करते हैं। क्या करता है? प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। ऐसा तो है नहीं जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक एक ही जाति का या एक मनुष्य रहें, या हम या आप या पेड़ पौधे जो हैं पृथ्वी पर बने रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम आगे के लिए, हम तो इतने जीवन काल तक जी नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक, 100 प्लस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा जब बहुत ही स्थायित्व हमारा मजबूत होगा, हम स्वस्थ होंगे तो हम ज़्यादा जीवन यापन कर जाएंगे। नहीं तो लोग 60-65 के बाद में परलोक सिधार जाते हैं और अपने पीछे अपनी संतानों को छोड़ जाते हैं। तो संतानें उत्पन्न कैसे हुई? जनन क्रिया द्वारा। तो सृष्टि पर अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए जनन करके संतानें उत्पन्न करता है प्रत्येक जीव, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। जैसे मनुष्य ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न कर दिया, अब पेड़ पौधे जब नष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई भी फसल ले लीजिए, मक्का, गेहूँ, धान, चावल, बाजरा, कोई भी दुनिया की कोई भी फसल हो, तो वो अपना जब पेड़ पहले बोया जाता है, बो के वो पेड़ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में फल या फूल या बीज या अपना भ्रूण छोड़कर चला जाता है, अपनी संतानों को छोड़कर पृथ्वी से उसका विनाश हो जाता है। लेकिन वो क्या छोड़ गया? अपने पीछे बीज, चाहे वो गेहूं के हो चाहे वो धान के हो, तो वो बीज होते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण, उनमें पाया जाता भ्रूण। आफ्टर सम टाइम बाद, कुछ समय बाद और उसके निश्चित काल में जब उसका वातावरणीय मौसम होता है, उनको बोया जाता है, दोबारा उसी जाति की संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि हर एक, फिर जब वो जाति की संतानें उत्पन्न होती हैं तो गेहूं अपनी बाली देता है और मक्का का पेड़ भुट्टा देता है जिसमें बीज पाए जाते हैं, धान भी बाली देता है, आलू की फसल में आलू एक गाड़ा जाता है, 50 आलू एक पौधे में निकल आते हैं। तो वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए क्या छोड़ जाते हैं? पीछे अपनी संतानों को छोड़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी जातियों की निरंतरता, वो जिस जाति के हैं, जिस जाति या कुल वर्ग गण जिसमें आते हैं, उनकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी निरंतरता बनी रहती है। ऐसा अगर ना करते तो एक बार एक पौधा उगने के बाद या जीव का जन्म होने के बाद उसकी जाति नष्ट हो जाती। और ऐसा ही जैसे आज के दौर में मनुष्य संतानों को उत्पन्न करना अभी से बंद कर दे तो एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य का इस सृष्टि से स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। जाति का जीव, यहाँ पर लगे प्रत्येक जाति का जीव भिन्न भिन्न, अलग अलग, कोई कैसे भी करता है, कोई अपनी देह भित्ति से जीवों को बना लेता है। जैसे आप जानते हैं कि हम जब भी पेड़ पौधों की फसल को उगाते हैं, जैसे जिनसे आम प्राप्त होते हैं या फिर अमरूद प्राप्त होते हैं, उनका हम क्या करते हैं? उनकी कलम बनाते हैं, कलम लगाते हैं अच्छी जाति बनाने के लिए। तो प्रत्येक जाति का जीव भिन्न भिन्न,
प्रकार की जनन क्रियाओं द्वारा संतानों को जन्म देता है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि समलैंगिकता नहीं, विषम लैंगिकता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या करते हैं, संतानों को उत्पन्न करते हैं। लगभग 270 दिन बाद हमारी संतान जन्म लेती है, वो भी किसके, महिला के गर्भ से। ऐसे ही पेड़ पौधों में जो हमें क्यों जैसे बीज प्राप्त होते हैं, तो उन बीजों में एक एम्ब्रियो भ्रूण पाया जाता है, वो भी एक बच्चा होता है। उसके आसपास जो भी होता है वो उसका भोजन होता है। जैसे चने की डाइकोट पाई जाती है, 2 परतें होती हैं, उसके बीच में एक जो नुकीला एक कण ऐसा होता है, तो उस नुकीले कण को हम एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि वो ही उस चने के पूर्वज का बच्चा है और उसको पालने के लिए 2 आसपास की परतें होती है जो उसको भोजन देती रहती हैं। तो जब उन्हें हम बोते हैं तो वो चने अंकुरित होकर क्या होता है, एक पौधे का निर्माण करता है और कुछ और फलियां देता है, जिसमें एक से वो 50 बीज और उत्पन्न कर देता है। तो ये क्या है कि प्रत्येक जाति का जीव भिन्न भिन्न प्रकार से, बहुत से ऐसे होते हैं जीव जिन्हें कई हिस्सों में काट देने पर वो अपने अलग अलग टुकड़ों को ही अपने अलग अलग जाति के जीव बना लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जैसे क्लाइमेडोमोनास में क्या होता है, वो अपनी देह भित्ति के अंदर ही अपने कोशिकीय द्रव या बोलेंगे जीवीय द्रव को कई भागों में विभाजित करके अनेक संतानों को अपने पेट के ही अंदर बना लेता है और एक निश्चित समय के बाद वो सभी कीट निकल आते हैं। तो ये इनकी अलग क्रिया है, क्योंकि जीव अलग अलग करते हैं। जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें अंकुरित होने में काफ़ी समय लगता है, उनकी टहनियों को काट कर हम गाड़ देते हैं, तो उनकी जाति की निरंतरता बनी रहती है। और बहुत से ऐसे होते हैं जैसे आलू की फसल है, गन्ने की फसल है, इनकी बुआई क्या होती है, इनके हम पीस काट कर या सीधा ही आलू गाड़ देते हैं या गन्ने की स्टोक गाड़ देते हैं, रोपण कर देते हैं। भूमि में जब इनका रोपण कर देते हैं तो क्या बनता है, एक नई जाति उत्पन्न होती है, उसी में से उसी जाति का नया एक संतान उत्पन्न होती है और उसकी पीरियड चलता रहता है। एक निश्चित समय के बाद वो भी अंत हो जाती है, लेकिन फिर वो भी अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, अपनी संतानों को छोड़ जाते हैं। परंतु जो जनन की क्रिया विभिन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार की है, परंतु जीवों में जनन प्रमुख 2 क्रियाओं का क्या होता है, परंतु जीवों में जनन की 2 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। जनन की 2 प्रमुख क्रियाएं होती हैं, प्रमुख 2 क्रियाएं होती हैं बोल सकते हैं यहाँ पर। परंतु जीवों में जनन की प्रमुख 2 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में आप जानते हैं कि एक ही जीव, उसमें नर और मादा इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि नर और मादा में कोई संयुग्मन की क्रिया नहीं होती है। वो अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, चाहे वो देह भित्ति से या अपने टुकड़ों को अलग करके या उसमें से बड़ हो जा निकल आए या फिर अन्य क्रियाएं करके जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो वो जनन क्रिया अलैंगिक कहलाती है। और अलैंगिक जनन क्रिया में बनने वाला जो जीव होता है, संतान जो होती है, वो अपने पूर्वज या मातृ कोशिका या माता पिता के बिल्कुल समान होती है, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोन की, क्योंकि उनमें पाया जाने वाला DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल एक समान होता है। जबकि हम लोगों में क्या होता है कि हमारे माता पिता से हम उत्पन्न हुए, माता का DNA और हम पिता का DNA गुणन क्रिया द्वारा एक नए DNA का निर्माण करता है और संतान की उत्पत्ति होती है। माता का अलग, पिता का अलग, दोनों पर एक दूसरे की ओवरलैपिंग, जिसे कहते हैं अनुलेखन की क्रिया होती है, तो एक नए DNA का निर्माण होता है। एक नए DNA का निर्माण होने के बाद में एक नई सेल बनती है,
जो बन जाता है अपना जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे विदलन क्रिया शुरू होती, फिर उसमें ब्लास्टुला भवन, फिर ब्लास्टुला भवन, फिर धीरे धीरे पूरा ही एक मनुष्य बन जाता है, जो आफ्टर 270 दिन बाद, लगभग 9 महीने बाद इस धरती पर जन्म ले लेता है। फिर वो जब उत्पन्न होने के बाद में उसका जब वो मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, संतानें उत्पन्न करने लायक होता है, तब वो किसी महिला से उत्पन्न अपनी संतानों को उत्पन्न करता है। तो ये क्या, उसकी जाति की या उसके वर्ग की, उसके जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतानें क्लोन के समान होती है कि उसका डीएनए चेंज नहीं होता है, उनमें एक ही डीएनए होता है, उसे हम क्लोन बोलते हैं। लैंगिक जनन में तो आप जानते हैं यहाँ पर एक ही गैमीट होता है और यहाँ पर 2 गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल का वर्क होता है। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट में फ्यूज हो जाता है, फिजन हो जाता है, तो एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम आपको सबसे पहले इसमें पढ़ाएंगे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में जानते हैं अलैंगिक जनन द्वारा कैसे संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो मात्र गैमीट या माता के बिल्कुल समान होती हैं, बिल्कुल लक्षणों और आनुवांशिक गुणों में एक समान होती हैं। क्यों होती हैं बताते हैं। इस प्रकार के जनन में, यानी कि अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के जनन में केवल एक जीव, यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का कोई मोल नहीं है, यहाँ पर केवल एक गैमीट होना चाहिए, वो भी सिंगल। कोई भी हो सकता है, माता हो सकती है, पिता भी हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है, एक जीव होगा केवल। यहाँ पर सेक्सुअल क्या है, कोई भी संयुग्मन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, एक दूसरे के नज़दीक आकर संयुग्मन नहीं करेंगे। तो क्या है, केवल एक जीव अपनी गुणन क्रियाओं, यानी कि उसके अंदर ऐसा गुण पाया जाता है, अब वो गुणन क्रियाएं अलग अलग होगी, गुणन क्रियाओं द्वारा नई संतानों की उत्पत्ति करता है। अब जब गुणन क्रियाएं करता है तो एक नई संतानों की उत्पन्न भी करता है। इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों के लक्षण, अब जब संतानें उत्पन्न होती हैं उसके लक्षण भी भाई देखे जाएंगे कि संतान तो आखिर बन गई, एक ही माता ने बना दी, एक ही पिता ने बना दी, एक ही माता होंगे और एक ही पिता होंगे, तो चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, क्या करेंगे, वो एक ही जाति का जीव, अकेला सिंगल व्यक्ति, सिंगल कोई भी हो सकता, पेड़ पौधा सिंगल होनी चाहिए, सिंगल, वो अपने आप से अपने अंदर अपनी गुणन क्रियाओं द्वारा जब संतानों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जनन में उत्पन्न संतानों के लक्षण एवं आनुवांशिक गुण जानते हैं आपके, आनुवांशिक गुण आपके ले जाता है डीएनए और आरएनए, क्योंकि ये आनुवांशिक के दो ही मोल हैं और ये 2 ही भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यही होता है। तो ये इनके आनुवांशिक गुण होते हैं, बिल्कुल माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। और अन्य प्रजातियों में जैसे हमारे डीएनए माता के डीएनए से मैच नहीं खा सकते या पिता के डीएनए से मैच नहीं खा सकते, बिल्कुल मिलान नहीं होगा, क्योंकि आज तक किसी भी सिंगल पर्सन का डीएनए अन्य किसी के डीएनए से मेल नहीं खाता है। यही कारण है कि सबकी जांच कर ली जाती है, अगर कोई आपराधिक मामला होता है तो डीएनए ही जांच कर लिया जाता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर संतानों की पहचान कैसे हो जाती है कि ये इनका ही पुत्र या पुत्री है या इनका ही ये बच्चे हैं। तो उन पर डीएनए पर पाए जाने वाले जीन जो माता पिता के गुणों के वाहक होते हैं, जो अपने पीढ़ियों से गुण लाकर संतानों को सौंप देते हैं, उन जीनों के माध्यम से ही ये ज्ञात कर लिया जाता है कि ये संतान किस व्यक्ति की है। तो माता पिता में पाए जाने वाले जीन
बच्चों में हस्तांतरित होते हैं और उनके द्वारा ही गुण हस्तांतरित हो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में ये निरंतरता कंटिन्यू बनी रहती है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कभी एक पर्सन का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं खाता है। बस उसका जो पैतृक गुण है वो है जीन्स, और जीन्स के ही द्वारा माता पिता की पहचान की जाती है। तो आनुवांशिक गुण मात्र यानी माता, ये मात्र मतलब है माता के समान होते हैं। इसी कारण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी फोटोकॉपी बना लेते हैं। अब फोटोकॉपी अगर हमारे जैसा बिल्कुल हूबहू या आपके जैसा बिल्कुल हूबहू कोई भी दुनिया में व्यक्ति एक साथ पैदा हो जाए और आपसे मैच करता है और उसका डीएनए आरएनए आपसे मैच करता है, तो आपका क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। आपके जैसे सोचता है, तो ऐसा संभव नहीं हुआ है, लेकिन क्लोन यहाँ पर क्या करते हैं, अलैंगिक जनन में बन जाते हैं। आपको हम ऐसे ही बता देते हैं, जैसे आप ईस्ट में प्रजनन की बहुत तेजी क्रिया होती है। वो जनन इतनी तेजी से करता है कि अपनी देह भित्ति द्वारा एक मतलब है छोटे से समय में बहुत से अपने जैसे ही जंतुओं को जन्म दे देता है, अपने जैसे ही प्राणियों को वो जन्म दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध को दही में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ ही समय में अपनी गुणन क्रिया द्वारा हजारों ईस्ट के कण बना लेता है। ईस्ट के क्या बना लेता है, जीव बना लेता है, और वो क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या होता है, इनमें अलैंगिक जनन होता है। इसी कारण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। अब आ जाता है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं, तो हम बताते हैं आपको। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1, एक कोशिकीय, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। आप जानते होंगे मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है। बहुकोशिकीय यानी कि एक मनुष्य में लगभग 25 लाख तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या है कि हम बहुत बहुकोशिकीय प्राणी हैं। जो हम ऐसे देखते हैं छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटे छोटे सी कोशिकाएं दिखाई देती हैं, बस ये कोशिकाएं, और हमारे अंदर कई हजार, मैं कह लाखों अरबों में भी बोल सकते हैं कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी का शेप और साइज होगा, आकार होगा, वैसी ही कोशिकाओं की संख्या होगी। लेकिन बहुत से जलीय जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी अपनी देह भित्ति द्वारा ही अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं। एक कोशिकीय प्राणी जैसे होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये किस में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ संघ में पाए जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, देखिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, पैरामीशियम, और हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया और कोनोडिया,
कोनोडिया और क्लाई माइडोमोनास, क्लाइमाइडोमोनास आदि जीवों में निम्न प्रकार, ये क्या होता है, एक कोश के जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, पैरामीशियम, कोनोडिया, क्लाइमाइडोमोनास आदि जीवों में निम्न प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक दो के एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पर। जैसे हम आपको बता दें अलैंगिक जनन, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन या बोलते हैं द्विविभाजन क्रिया। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम एक दो को ही यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो पहले लिख देंगे यहाँ अमीबा में अलैंगिक जनन, यहाँ पर लिख देंगे द्विविभाजन। ठीक, तो अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय प्राणी है। सिर्फ अमीबा में एक कोशिका पाई जाती है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ये क्या होती है, विभिन्न आकारों की होती है। जैसे आपकी ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, इनका भी आकार सुनिश्चित नहीं होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ये मान लिया कोई एक मैच्योर यानी परिपक्व अमीबा है। इसका ये बैक्वल है और ये इसका केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक। और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, रस। तो ये इसका क्या है, केंद्रक। अब ये पूरा मैच्योर अमीबा है। कैसा, परिपक्व अमीबा है। ये ऐसा हो गया कि अपनी संतानों को उत्पन्न करेगा। ये केंद्रक बीच में पड़ा है जिसमें डीएनए भी है इसका। यही एक न्यूक्लिक अम्ल है। जो इसमें डीएनए पड़ा है वो क्यों होता है, एक समान देखिए। ये कुछ समय के बाद अपनी देह भित्ति को ऑर्गेनाइज कर लेता है। इसने देह भित्ति को अपनी बढ़ा लिया और इसके अंदर के जो बैक्वल स्थान थे वो 2 स्थानों में हो गए। और यहाँ पर जो केंद्रक था वो इस माफिक बट गया, यानी कि लंबा सा हो गया। न्यूक्लिक अम्ल ऐसे बटने लगा। अब ये केंद्रक यहाँ पर है। ये क्या है, केंद्रक। इसने अपनी देह भित्ति को ऑर्गेनाइज कर लिया, बढ़ा लिया। ये अमीबा का है बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये इसका क्या है, केंद्रक। पहले क्या था, अमीबा सिंगल था। अब इसने अपनी देह भित्ति को ऑर्गेनाइज किया और डीएनए को ऐसा लगने लगा कि ये 2 भागों में टूटने वाला है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, अमीबा अपनी देह भित्ति को बांट देता है और 2 नए सेल का निर्माण करता है। 2 नए सेल का निर्माण करता है जिसमें एक केंद्रक यहाँ पर बन गया और एक केंद्रक यहाँ पर बन गया। अब देखिए, एक अमीबा से क्या हो रहा है, 2 अमीबा के निर्माण होने जा रहे हैं। ये है मात्र कोशिका। क्या है, मात्र कोशिका, या बोल देंगे मात्र अमीबा। और ये है क्या चीज़, अमीबा। ठीक है, ये इसने अपनी देह भित्ति को ऑर्गेनाइज किया और बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में क्या होगा, ये 2 भागों में कट जाएगा। अब ये 2
नए संतति अमीबा बन गए। और एक ये लीजिए, ये लीजिए, ये इन्होंने 2 संतानें बना दी। अब देख लीजिए ये क्या है, संतति अमीबा या संतानें, संतति अमीबा, संतानें उत्पन्न हो गई। क्या होता है कि जब मात्र कोशिका यानी कि मात्र अमीबा परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वो अपनी देह भित्ति को ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है और उसका केंद्रक 2 भागों में बंटने लगता है। 2 भागों में बंटने की ये स्थिति आती है, कुछ समय बाद वो 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। एक कोशिका 2 कोशिकाओं की निर्माण करती है और देह भित्ति कुछ समय के बाद अलग अलग हो जाती है और संतानों की जन्म हो जाता है। अमीबा में इस प्रकार से ही जन्म होता है। अब इसमें देख लीजिए कि केवल एक ही मात्र कोशिका, चाहे वो नर हो या मादा, चाहे वो नर हो या मादा, मेल हो या फीमेल, ये मेल गैमीट भी हो सकता है, फीमेल गैमीट भी, इसने अपनी देह भित्ति को बढ़ाया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और 2 संतति अमीबा को जन्म दे दिया। तो ये क्या हो गया, अमीबा में द्विविभाजन, ये अमीबा में द्विविभाजन हो गया। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल कि अलैंगिक जनन अमीबा में किस प्रकार पाया जाता है। पेड़ पौधों में पाया जाता है लेकिन उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम कैसे होते हैं, जैसे प्राकृतिक में कोई पेड़ टहनी, हरी पत्ती और या टहनी टूटकर ऐसी जगह गिर गई जहाँ पर नमी और पोषण उचित मात्रा में उपलब्ध था। कुछ समय बाद उसमें जहाँ पर जो हिस्सा टहनी यार उस पत्ती का जो ग्रीन है, हरी अभी है, अभी वो सूखी नहीं है, तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद वो जो हिस्सा ज़मीन से या भूमि से टच रहता है, जहाँ पर नमी और पोषण की उच्च गुणवत्ता है, तो वहाँ से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। जड़ें भूमि के अंदर समाहित हो जाती हैं और वहीं से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और एक पौधे का जन्म हो जाता है। ऐसे ही टहनी में होता है, वहाँ से अपस्थानिक जड़ें। आपने दूब घास जैसी देखी होगी कि उसको देखते हैं बहुत लंबी सी होती है और उसमें जड़ें जगह जगह पर होती हैं। तो मेन मुख्य जड़ तो एक अलग होती है और एक जड़ अलग होती है। मेन जड़ होती है जहाँ पर उसका मेन आधार लगा होता है, लेकिन कभी कभी तने से भी जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये अमीबा में हो गया। अब हम आपको बताते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन, इसे कहते हैं मुकुलन। मुकुलन, इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं बर्डिंग। बर्डिंग बोल सकते हैं इसको हम, बर्डिंग इन हाइड्रा। जैसे हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है, ये लीजिए हम चित्रों के माध्यम से आपको बता के चलेंगे। ये हाइड्रा है जिसमें इस प्रकार से मुख पर कुछ रोए पाए जाते, ठीक है। ये हाइड्रा आपका है परिपक्व स्टेज में है। कैसी अवस्था में, परिपक्व हाइड्रा है, लेकिन इसके किसी अंग पर कट लग जाना है। यहाँ पर आपने कट कर दिया, जैसे ये हिस्से पर कट लग गया, डैमेज हो गया, ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो कुछ समय के बाद अपने इसी हिस्से से ये एक मुकुल का निर्माण करता है। तो यहाँ से इसी कट भाग से इसमें एक बड निकल आती है। क्या निकल आई है, मुकुल। मुकुल जिसे हम कहते हैं बड, ठीक है। और ये हाइड्रा बन गया, ठीक है। ये मुकुल इसका थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते आफ्टर सम टाइम बाद, कुछ समय के बाद ये बिल्कुल एक हाइड्रा के जैसा हो जाता है। अब देखिए, जहाँ से इसके कट लगा था
वहीं से इसने बड एक निकाली। बड निकालने के बाद में अब ये बड कितनी बड़ी हो गई, हाइड्रा के समान हो गई। पहले ये मात्र हाइड्रा था, फिर उसके बाद में इस प्रकार से हुआ, बडिंग की क्रिया होने लगी। अब इसके बाद में हाइड्रा का क्या हुआ, जो मात्र हाइड्रा था उसने अपनी संतान को त्याग दिया, ये लीजिए, और ये एक बन गया है संतति हाइड्रा। ये क्या है, संतति, यानी संतान है भाई। और ये क्या है, मात्र, ये मात्र हाइड्रा है, ये मात्र हाइड्रा है, और ये मात्र में मुकुल निकला, और ये क्या है, संतति। ये क्या है, पूरी बड है, मुकुल है, ये मुकुल बोलते हैं जब तक ये छूटता नहीं है। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा के किसी भाग पर यदि कट लग जाए तो वहीं से क्या होता है, एक बड का निर्माण होता है, और बड निकलने के बाद में क्या होती है, वो मुकुल पूरी बन जाती है, और उसके बाद में संतति का निर्माण हो जाता है, ये अलग होकर गिर जाती है। तो ये हाइड्रा में इस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही मात्र कोशिका का हाइड्रा लिया गया, जिसने अपने मुकुल को उत्पन्न किया, और मुकुल कट लगने से एक मुकुल बना, और वो कुछ समय बाद छूटकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगा। तो ये हाइड्रा में बोल सकते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन इस प्रकार से होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल ये देखिए, क्लाई, माइडो, मोनास में अलैंगिक जनन, क्लाइमैडोमोनास में अलैंगिक जनन, इसे बोल सकते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन जो स्पोर भी बोलते हैं, ठीक है, बहुविखंडन। क्लाइमैडोमोनास में ये भी एक कोशिकीय प्राणी है, और इसमें भी अलैंगिक जनन द्वारा ही। अब ये किस प्रकार का करता है, देखिए, हाइड्रा अमीबा में अलग था, उसने देहभित्ति से अपनी संतति बनाई थी, और हाइड्रा में अपने क्या है, उसने देहभित्ति से एक बड निकाली, मुकुल निकाला, तब उसने अपनी संतान की उत्पत्ति की। और उसके बाद में आपका आ जाता है बहुविखंडन। तो यहाँ बहुविखंडन में आ जाएगा, एक विखंडन होगा, जैसे क्लाइमैडोमोनास का एक इस प्रकार का क्लाइमैडोमोनास होता है, ठीक है। चित्रों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्लाइमैडोमोनास इस प्रकार का एक प्राणी है जिसमें काइटिन की परत पाई जाती है, और यहाँ पर इसके होता है केंद्रक, और केंद्रक में ये इस प्रकार के होते हैं। ये आपका क्लाइमैडोमोनास है। ये एक है मात्र कोशिका, ठीक, ये मात्र कोशिका है। कुछ समय के बाद अब ये क्लाइमैडोमोनास परिपक्व हो गया, मेच्योर हो गया। अब ये मेच्योर हो गया, अब ये संतान को उत्पन्न करेगा। तो क्या होगा, इसके अंदर की ये पहले अपनी देहभित्ति को थोड़ा सा बढ़ा लेगा, और इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो कई भागों में, जो ये सेल है, जो केंद्रक है, क्योंकि ये सब मेन चीज़ होता है केंद्रकीय द्रव्य, जो डीएनए इसके अंदर पाया जाएगा, जो इसका लाइफ टाइम है, जो इसकी डीएनए ज़िंदगी है, वो कई भागों में बंटने लगेगी, ऐसे, लेकिन एक दूसरे में टच रहेगी, क्योंकि ये कई भागों में डीएनए बंट जाएगा, ठीक है। अब ये कई भागों में डीएनए जब बढ़ गया तो ये अपनी देहभित्ति के अंदर कई क्लाइमैडोमोनास बना लेते हैं। अब ये क्या होगा, इसके उस पर के जो सिलिया पाए जाते हैं, ये हैं इसके सिलिया, फ्लैजिलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिलिया, ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अमीबा और क्लाइमैडोमोनास की मृत्यु हो जाएगी, और इसके देहभित्ति के अंदर कई
क्लाइमेडोमोनास जन्म ले लेंगे। तो एक बंदा कितने भागों में विखंडित हो गया? बहुत से भागों में। तो इसे हम बोलेंगे बहुविखंडन क्रिया। अब ये देखिए इसमें क्या हो गया, बहुविखंडन की क्रिया। एक ही बंदा था, कोई माता पिता का इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई भी संयुग्मन क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। एक ही कोशिका ने अपनी देह भित्ति के अंदर कई क्लाइमेडोमोनास बना लिए हैं गुणन क्रिया द्वारा। अपनी अपनी क्रियाएं हैं, अमीबा में अलग, हाइड्रा में अलग, क्लाइमेडोमोनास में अलग क्रिया, अलैंगिक जनन कर रहे हैं। अमीबा अलग कर रहा है, हाइड्रा अलग कर रहा है, क्लाइमेडोमोनास का तरीका अलग है। ये क्या कहलाते हैं? बहुविखंडन, या बोल सकते हैं गुणन क्रियाएं। ये इनकी अपनी अपनी गुणन क्रियाएं हैं और इसके अंदर बन गए। तो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम एक अनुकूल परिस्थितियां, जहां पर इन बच्चों के जीवन का सही से मोलो ऐसा ना हो कि यहाँ बाहर निकले और कोई बाहरी जंतु इनको खा जाए, तो क्या होता है, एक सही स्थान पर ये बाहर का जो काइटिन के आवरण है ये फट जाता है और संतति अमीबा बाहर आ जाते हैं। अरे सॉरी, अमीबा, संतति क्लाइमेडोमोनास बच्चे बाहर आने लगते हैं। ये आप अपनी NCERT में देख सकते हैं, लेकिन बात को आप समझ नहीं पाए थे। यहाँ हमने आपको बात को पूरी तरीके से समझा दिया है कि कैसे होता है विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इस आवरण से बाहर आने लगे और ये क्या है, संतति, सभी क्या है, संतानें। तो इसमें एक कोशिका, एकमात्र कोशिका जो क्लाइमेडोमोनास की थी वो बहुत से क्लाइमेडोमोनास में बिखर गई, तो बन गई, उसने अपने बहुत से संतानों को अपने देह भित्ति के अंदर ही बना लिया। तो ये क्या कहलाएंगे, संतति क्लाइमेडोमोनास। तो आपको एक और बता देते, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन, वो भी एक कोशिकीय प्राणी है, तो इसको हम रब कर देते हैं। आप समझ गए होंगे क्लाइमेडोमोनास में कैसे अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि दोबारा से जन्म हो जाना, दोबारा से जन्म ले लेना। पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेट कर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे प्लेनेरिया एक इस प्रकार का प्राणी है, ठीक है, बीच में इसके केंद्रक ये पाया जाता है। ये एक जलीय प्राणी है और एक कोशिकीय होता है, ठीक। अब प्लेनेरिया के 3 भाग से कट कर दिया जाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो इनके तीनों भाग अलग अलग, सॉरी यहाँ पर इसको रब करके सही से बनाते हैं, ये तीनों भाग अलग अलग, आपको चित्रों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ये भाग अलग और मध्य भाग अलग हो जाएगा और पुच्छ भाग यानी पूंछ का हिस्सा अलग हो जाएगा। अचानक क्या हुआ, प्लेनेरिया 3 हिस्सों में किसी बाहरी कारक की वजह से डिवाइड हो गया, टूट गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुनरुद्ध भवन। ये 3 हिस्सों में टूटने के बाद में अपने क्या करेगा, बॉडी को फिर से ऑर्गेनाइज करेगा, फिर से बनाने के लिए उत्तेजित होगा। अब ये जैसे ही बॉडी बनाएगा तो यहाँ पर इसके क्या होगा, जैसे छिपकली के पूंछ त्यागने के बाद में दोबारा से आ जाती है, रीजनरेशन करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी नई, ये सर का हिस्सा एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देगा।
किसने दिया? सरकेस्य ने। इसने क्या निर्माण किया? इतना भाग, ये इतना जो भाग है ये निर्माण किया है प्लेनेरिया ने, जिसका पुनरुद्भवन किया है। उसके बाद में ये हिस्सा क्या बनाएगा? एक सर बनाएगा, एक सर बनाएगा और उसके बाद में अपने बीच के हिस्से से दोनों तरफ यहाँ पर इसने सर बना लिया और ये यहाँ पर आ गया। तो इसने किस किस का निर्माण किया? पूंछ और सर का निर्माण किया और एक नए प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन, क्योंकि ये अपने आप को इतना गुणनशील मानता है कि अगर 2 से 3 भागों में कट जाए तो पुनः अपनी बॉडी से ही नए प्लेनेरिया को जन्म दे सकता है। अब पुच्छ के भाग ने क्या बनाया? पूरा सर बनाया, इसके पास थी क्या? केवल पुच्छ। तो ये क्या होती है? रीजनरेशन। ये होती है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन। यदि प्लेनेरिया की मात्र कोशिका अगर परिपक्व अवस्था में होती है और वो 2-3 भागों में कट हो जाती है तो पुनरुद्भवन द्वारा वो अपने जितने भाग होते हैं वो एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देते हैं। तो ये इसकी क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं कि इस चैनल पर बायोलॉजी और जो आपका जीव विज्ञान है चैप्टर, वो भी जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी बायो सब्जेक्ट अपना विकल्प में चुने हैं वो पढ़ें, परमानेंट जुड़े रहें। आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे और आपके बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है और ये यकीन जानिए कि आपको मज़ा भी आने वाला है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।